हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं 1909 से 1919 के संवैधानिक परिवर्तन संबंधित 25 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सांप्रदायिकता का विषय भारतीय राजनीति में कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1915। राइट आंसर ऑप्शन ए 1909। 1909 के सुधार अधिनियम से ही भारत राजनीति में सांप्रदायिकता का विषय प्रारंभ हो गया था, क्योंकि इस अधिनियम के तहत मुसलमान को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, जिससे सांप्रदायिकता को वैध बना दिया गया था। इस कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक के निर्वाचन क्षेत्र का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? ऑप्शन ए AP सिन्हा, ऑप्शन बी SP सिन्हा, ऑप्शन सी BG मुखर्जी, ऑप्शन डी SP मुखर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन बी SP सिन्हा। 1909 के अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद तथा प्रांतों कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार मिला, जिसके प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बने थे। सत्येंद्र सिन्हा एक वकील और एक राजनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कानून मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए 1892, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1935। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1909। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह अधिनियम बनाने के समय भारत के वायसराय मिंटो और भारत राज्य सचिव मार्ले थे। इस कारण उनके नाम पर ही यह अधिनियम का नाम रखा गया था। इस कारण 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मार्ले ने 1909 के सुधार को लागू करने से पहले किसके विषय में इसके विषय में किनसे समिति ली थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी शारदा प्रसाद मुखर्जी। राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। 1909 के सुधार अधिनियम को लागू करने से पहले मिंटो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किए गए सिफारिश को बहुत हद तक शामिल किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले स्वशासन की मांग और विधान परिषद में भारतीय की भागीदारी बढ़ाने की मांग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की परिषद में कब दो भारतीयों की नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1909। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1909। 1909 के अधिनियम पारित होने के पश्चात मार्ले ने अपनी परिषद के व्हाइट हॉल में दो भारतीयों को शामिल किया, जिसमें एक सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरे कृष्णजी गुप्ता थे। इस कारण भारतीयों को ब्रिटिश सरकार में प्रतिनिधित्व का अवसर मिला। सैयद हुसैन एक मुस्लिम थे। उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसके अलावा कृष्णजी गुप्ता एक हिंदू वरिष्ठ भारतीय अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 के मामले में उनके सुधार अधिनियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? केंद्रीय विधान व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। प्रांतों में व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि की गई थी। इस एक्ट के अनुसार व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य 4 प्रकार के होने लगे थे। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। केंद्र 1909 के अधिनियम के तहत इस केंद्र के व्यवस्थापिका सभा के सदस्य 16 से 60 कर दी गई थी। इसके अलावा प्रांतों की व्यवस्थापिका सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी और इनके सभा सदस्य 4 प्रकार के होने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक प्रस्ताव पर विवाद करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1935। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1909। 1909 के अधिनियम के तहत व्यवस्थापिका सभा के अधिकार में वृद्धि की गई, जिसके कारण सदस्यों को कुछ अधिकार दिए गए। सदस्यों को आर्थिक प्रस्ताव पर विवाद करने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा साधारण प्रस्ताव के बारे में विवाद करने और सहायक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 ईस्वी के अधिनियम में निर्वाचन से संबंधित क्या दोष थे? ऑप्शन ए, निर्वाचन के लिए जो अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई गई थी वह सर्वथा असंतोषजनक थी। मतदाताओं की योग्यता बहुत ऊंची रखी गई थी, जिसके कारण धनवान व्यक्ति ही मतदान कर सकते थे। योग्यता के नियम भी ऐसे बनाए गए थे जिसमें उग्र विचार के व्यक्ति चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली असंतोषजनक थी। इसके अलावा मतदाताओं की योग्यता बहुत ऊंची रखी गई थी, जिसके कारण धनवान व्यक्ति ही मतदान कर सकते थे। तीसरा ये भी था कि उग्र व्यक्ति जो विचार के थे वो मतदान नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 के अधिनियम में भारत सचिव को मद्रास और मुंबई के कार्यकारी सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर कितनी कर दिए थे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। राइट आंसर ऑप्शन बी 4। 1909 के अधिनियम के तहत भारत सचिव को मद्रास और मुंबई कार्यकारी सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 कर देने का अधिकार दिया गया, जिसमें यह प्रावधान दिए गया कि इनमें से कम 2 सदस्य उस समय क्राउन के अधीन कार्यरत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमान को पृथक निर्वाचन मंडल कब प्रदान किए गए थे? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1935। राइट आंसर ऑप्शन ए 1909। 1909 के अधिनियम के तहत मुसलमान को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, जिसके अनुसार मुस्लिम उम्मीदवार को केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही वोट किए जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अधिनियम उदार निरंकुशता या सहयोग की नीति की चरम सीमा था? ऑप्शन ए 1813, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1861। राइट आंसर ऑप्शन सी 1909। 1909 के अधिनियम को उदार निरंकुशता या सहयोग की नीति का चरम सीमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अधिनियम के तहत भारतीयों को विधान परिषद में नियुक्ति की संख्या बढ़ाई गई थी, जिससे उनकी उदारता दिखाई पड़ती है, जबकि दूसरी ओर मुस्लिम को पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर निरंकुशता साबित करते हैं। भारतीयों को कुछ अधिकार देकर ब्रिटिश सारे अधिकार अपने हाथों में रखे थे इस अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 के अधिनियम के तहत सर्वोच्च विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी कर दी गई थी? ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 50। राइट आंसर ऑप्शन बी 60। 1909 के सुधार अधिनियम के तहत सर्वोच्च विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अतिरिक्त सदस्यों की संख्या अधिकतम 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी, जबकि इससे पहले 1892 में सदस्यों की संख्या 16 थी। 60 सदस्यों के अलावा 9 पदेन सदस्य इसमें शामिल होते थे, जिसमें गवर्नर जनरल तथा उनके 7 कार्यकारी परिषद और एक साधारण आदमी होते थे, जिसके मिला के कुल सदस्यों की संख्या 69 हो गई थी, जिनमें 37 शासकीय सदस्य और 32 अशासकीय सदस्य। 69 में 37 शासक सदस्य होते थे और 32 अशासकीय सदस्य वर्ग के होते थे। 37 जो शासकीय सदस्य होते थे उनमें 28 का गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे और 9 तो पदेन सदस्य होते ही थे। ये हो गया मिला के 37, और 32 और शासकीय सदस्य जो होते थे उसमें 5 का गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किया जाता था और 27 का निर्वाचन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 के अधिनियम के तहत सर्वोच्च विधान परिषद के सदस्यों में 27 निर्वाचित सदस्यों में मुस्लिम के कितने पृथक निर्वाचन मंडल से चुने जाते थे? 27 सदस्यों में मुस्लिम कितने पृथक निर्वाचन मंडलों में चुने जाते थे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन डी सी 10, ऑप्शन डी 12। राइट आंसर ऑप्शन ए 6। 1909 के अधिनियम के अनुसार सर्वोच्च विधान परिषद में 32 अशासकीय सदस्य, जिसे 5 निर्वाचन गवर्नर जनरल मनोनीत किया जाता था, 27 का निर्वाचन होता था। 27 जो सदस्य होते थे इसमें 13 साधारण निर्वाचन मंडल से आते थे, जैसे मुंबई, बंगाल, मद्रास, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत के एक भूपति जिसमें शामिल मंडल में निर्वाचित किए जाते थे। इसके अलावा 6 पृथक मुस्लिम निर्वाचन मंडल से निर्वाचित होते थे। अन्य 6 पृथक मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र में मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा से एक
और बंगाल से 2 सदस्य निर्वाचित होते थे। शेष 2 स्थान मुंबई और बंगाल से के वाणिज्य मंडल को दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 के अधिनियम के तहत प्रांतों के विधान परिषद की सदस्यों की संख्या बंगाल में सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ा दी गई थी? प्रांतों में बंगाल के प्रांत सदस्य की संख्या कितनी बढ़ा दी गई थी? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 55। राइट आंसर ऑप्शन सी 52। 1909 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, जिसमें बर्मा में 16, पूर्वी बंगाल असम में 41, बंगाल में 52, मद्रास मुंबई संयुक्त प्रांत के प्रत्येक क्षेत्र से 47 और पंजाब के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार विधानमंडल को द्विसदनीय कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1892। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1919। पहली बार विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था 1919 के अधिनियम के तहत चेम्सफोर्ड भारतीय वायसराय और मॉन्टेग्यू भारतीय राज सचिव के विचार से लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत पहली बार विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था किया गया, जिसमें 2 सदन राज्य परिषद और विधानसभा थे। उच्चतम सदन राज्य परिषद और निम्न सदन विधानसभा को कहते थे। उच्च सदन के सदस्य 5 वर्ष के लिए बनते थे, जबकि निम्न सदन के सदस्य 3 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम के अनुसार राज्य परिषद में कितने सदस्य होते थे? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 60। राइट आंसर ऑप्शन डी 60। उच्चतम सदन जिसे राज्य परिषद कहते थे उसमें 60 सदस्य मिलकर बनती थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और 26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। 34 जो निर्वाचित होते थे उसमें से 20 साधारण चुनाव क्षेत्र से, जिसमें 10 मुसलमान द्वारा, 3 यूरोपीय द्वारा और 1 सिखों द्वारा चुने जाते थे। 26 मनोनीत में 19 पदाधिकारी तथा 7 अशासकीय होते थे। गवर्नर जनरल द्वारा जो 26 मनोनीत किए जाते थे उसमें 19 पदाधिकारी और 7 अशासकीय होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विधानसभा में कितने सदस्य होते थे? ऑप्शन ए 145, ऑप्शन बी 135, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 104। राइट आंसर है ऑप्शन ए 145। केंद्रीय विधान राइट आंसर है ऑप्शन डी 104। केंद्रीय विधानसभा में जिसे निम्न सदन कहा जाता था, राइट आंसर 145 ही है, 145 थे। केंद्रीय विधानसभा में जिसमें निम्न सदन कहा जाता है उसमें 145 सदस्य होते थे, जिसमें 104 को निर्वाचित किया जाता था और 41 सदस्य मनोनीत होते थे। मनोनीत में 26 शासकीय तथा 15 अशासकीय होते थे। 104 सदस्यों में 52 साधारण निर्वाचन क्षेत्र से और 32 सांप्रदायिक क्षेत्र, जिसमें 2 सिख, 30 मुसलमान और 20 निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किए जाते थे। निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था, परंतु गवर्नर जनरल की इच्छा से बढ़ाया जा सकता था। 1919 के अधिनियम के तहत संप्रदाय के लिए मतदान की शक्ति मुख्य रूप से किस सदन को दी गई थी? ऑप्शन ए उच्च सदन, ऑप्शन बी निम्न सदन, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी निम्न सदन। 1919 के अधिनियम के तहत दोनों सदनों की शक्तियाँ समान थी, किंतु सांप्रदायिक के लिए मतदान की शक्ति मुख्य रूप से विधानसभा को दी गई थी। 1919 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी सदस्यों में कितनी भारतीयों की नियुक्ति की जाना प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। राइट आंसर है ऑप्शन सी 3। 1919 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद में 8 सदस्यों की संख्या होती थी, जिसमें 3 भारतीय सदस्य होते थे। नियुक्त किए जाते का प्रावधान किया गया। उन्हें विधि, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य, उद्योग इत्यादि विभाग के नियुक्ति का प्रावधान किए गए थे। 1909 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल कार्यकारी सदस्य में केवल 1 सदस्य की नियुक्ति की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली कब लागू की गई थी? ऑप्शन है 1893 का परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी 1935 परिषद अधिनियम, ऑप्शन सी पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम, ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। राइट आंसर ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम के तहत लगाया गया था। इसमें प्रांतों के विषय को दो भागों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय का प्रशासन व्यवस्था गवर्नर जनरल के हाथ में था और हस्तांतरित विषय का प्रशासन व्यवस्था भारतीय मंत्री के पास था। आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व प्रणाली, रेल, कानून व्यवस्था, प्रेस इत्यादि थे। हस्तांतरित विषय के अंतर्गत स्वास्थ्य व्यवस्था, कृषि, शिक्षा इत्यादि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम के तहत कौन कथन सत्य है? कुछ विषय, ऑप्शन ए, कुछ विषय से संबंधित विधेयक को पुनः स्थापित करने के लिए वायसराय की पूर्ण अनुमति आवश्यकता थी। ऑप्शन बी, भारतीय वायसराय को विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। ऑप्शन सी, भारतीय वायसराय आपात की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते थे। ऑप्शन डी, जिनका अस्थायी अवधि के लिए प्रयोग होता था। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 1919 के अधिनियम के तहत कुछ विषय में संबंधित विधेयक को पुनः स्थापित करने का वायसराय को अधिक अनुमति का आवश्यकता होती थी। इसके अलावा वायसराय को विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार को आरक्षित करने का शक्ति था। इसके अलावा भारतीय आपात स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते थे और यह अध्यादेश अस्थायी प्रयोग होता था। निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? प्रेसिडेंसी नगर के बाहर नागरिक संस्था का विकास 1842 ईस्वी के बंगाल अधिनियम से हुआ था। ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो के काल में स्थानीय वित्त प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी, 1882 के प्रस्ताव के आधार पर ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए तालुका बोर्ड अथवा जिला बोर्ड बनाए गए थे। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रेसिडेंसी नगर बाहर नागरिक संस्था का विकास 1842 ईस्वी में बंगाल अधिनियम से हुआ। लॉर्ड मेयो के काल में स्थानीय वित्त का प्रारंभ हुआ। इसके अलावा 1882 के प्रस्ताव के आधार पर ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए तालुका बोर्ड या जिला बोर्ड का बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना का पुनर्गठन का कार्य किसके काल में किया गया था? ऑप्शन ए, लॉर्ड किचनर, ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी, लॉर्ड मेयो। राइट आंसर ऑप्शन ए, किचनर। सेना का पुनर्गठन का कार्य लॉर्ड किचनर, जो 1902 से 1908 तक भारत के मुख्य सेनापति थे, इनके शासनकाल में किया गया था। भारतीय सेना के उत्तरी कमान और दक्षिणी कमान में बांटा गया था। सैन्य अधिकार का प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में कॉलेज खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासनकाल में तोपखाने के मुख्य कार्यालय कहाँ स्थापित किए थे? ऑप्शन ए, मुंबई, ऑप्शन बी, बंगाल, ऑप्शन सी, मेरठ, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी, मेरठ। लॉर्ड डलहौजी अपने काल में बंगाल में तोपखाने का मुख्य कार्यालय को कोलकाता से मेरठ हस्तांतरित किया, क्योंकि उनके शासनकाल में काल तक उत्तर भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार हो गया था। इस कारण मेरठ में हस्तांतरित किए थे। इसके अलावा सेना का मुख्यालय कोलकाता से शिमला हस्तांतरित किए थे, जो उस समय ब्रिटिश शासकों का ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कथन सत्य है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस प्रशासन में व्यापक सुधार एवं परिवर्तन किए थे। ऑप्शन बी, जिसके तहत जमींदार के पुलिस अधिकार समाप्त करके अंग्रेजी दंड नायकों को जिले का पुलिस का भार दे दिया गया था। ऑप्शन सी, जिले को 400 वर्ग मील लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विभाजित करके प्रत्येक में एक दरोगा तथा उनकी सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस प्रशासन व्यवस्था में सुधार परिवर्तन किए थे। इसके अलावा जमींदार का पुलिस अधिकार समाप्त करके अंग्रेजी दंड नायक को जिला का पुलिस भार दे दिए थे और 400 जिलों को 400 वर्ग मील, जो 1000 किलोमीटर के लगभग बराबर होता है, क्षेत्रों में विभाजित करके प्रत्येक में एक दरोगा और उनकी सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति की गई थी। ये सभी सही है। मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।